तो शुरू करते हैं। नमस्कार। आज शुरू करते हैं सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में पिछड़े वर्गों की प्रमुख विशेषताएं और समस्याएं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए, आपका भी टाइम, आप भी पढ़ने के लिए ही आए होंगे, तो शुरू करते हैं। अभी तक हमने पिछड़े वर्गों के संगठनों के में प्रत्येक की सामाजिक पृष्ठभूमि का अध्ययन किया है। अब परिवर्तित सामाजिक स्थिति से उदित होने वाले जो परिवर्तन से जो सामाजिक स्थिति हुई, जो सामने आई, तो होने वाली प्रमुख विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन का संदर्भ जानते हैं। पारंपरिक भारतीय समाज की विशेषता थी कि यह पदक्रमित और विभाजित थी। पदक्रमित मतलब कि बटे हुए थे। इनके जो कह सकते हैं जैसे निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, तो कहीं ना कहीं सारे वर्ग जो थे ये इनके बटे हुए थे और कहीं ना कहीं ये विभाजित था। जो पारंपरिक भारत की विशेषता है। इसके विभिन्न खंड एक दूसरे से विवाह, भोजन संबंधी तथा सामाजिक अंतःक्रिया के अन्य स्वरूपों संबंधी निषेधों की स्पष्ट सीमाओं द्वारा पृथक किया गया था। जब तक समाज काफ़ी सीमा तक बंद था, तब तक विभिन्न खंडों में सामाजिक पृथकता बनाए रखी जा सकती थी, ताकि प्रत्येक खंड अपनी जीवन शैली में रहते रहें। पारंपरिक समाज में ऊर्ध्व अथवा क्षैतिज गतिशीलता धीमी और सीमित थी। अंग्रेजी शासन के दौरान प्रारंभ हुए यातायात और संचार के विकास, आधुनिक शिक्षा के विस्तार, नए आर्थिक अवसर, राजनीतिक मुखरता के अवसरों के फलस्वरूप पारंपरिक सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। तो कह सकते हैं जो अंग्रेजी शासन जब आया, तो जो भारत में जो परिवर्तन हुए, उनके जब वो भारत में आए तो उन्होंने क्या क्या किया भारत में, तो उसके बारे में ये बताया गया है कि यातायात, संचार जैसी उन्होंने जो भी रेल शुरुआत की, तो उन्होंने जो भी विकास किया भारत में, उसके बारे में बताया गया है। इस कारण सामाजिक व्यवस्था अधिक खुली बनी और अधिक गतिशीलता संभव हुई। मतलब सामाजिक व्यवस्था का अर्थ हुआ कि लोग अब इधर से उधर जा सकते थे। यातायात और संचार जो कह सकते हैं कि ये जो सुविधाएं हैं ये लोगों को मिलने लगी और लोग अब कहीं ना कहीं इधर से उधर वो जाना शुरू कर दिया। पिछड़े वर्गों में होने वाले अन्य परिवर्तनों में से दो परिवर्तन विशेष ध्यान देने योग्य हैं। ये परिवर्तन है जीवन शैली में परिवर्तन और राजनीतिक व्यवस्था से इन वर्गों के संबंधों में परिवर्तन। जीवन शैली में परिवर्तन और राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन। निस्संदेह ये दोनों परिवर्तन इन वर्गों के आर्थिक जीवन में परिवर्तन से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। आइए दोनों पर एक नज़र डालें। तो जो दो परिवर्तन है ये किस प्रकार हुए। तो पहला है जीवन शैली में परिवर्तन। पहले हम पढ़ेंगे जीवन शैली में परिवर्तन, उसके बाद हम पढ़ेंगे राजनीतिक व्यवस्था से के संदर्भ में परिवर्तन। तो शुरू करते हैं जीवन शैली में परिवर्तन। जीवन शैली में परिवर्तनों ने दो प्रक्रियाओं का अनुसरण किया। दो प्रक्रियाएं इन्होंने अपनाई, उसका अनुसरण किया, अपनाया इन्होंने। ये संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण है। ये दोनों प्रक्रियाएं जिसमें परिवर्तन हुआ, जिससे कह सकते हैं परिवर्तन सभी वर्गों में, कह सकते हैं सभी समूहों में जो परिवर्तन हुआ, तो इसके मेन दो क्या थे, तो ये था संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण। संस्कृतिकरण को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें कि कोई भी जाति अथवा सामाजिक समूह है, कोई भी जाति अथवा सामाजिक समूह उच्च जातियों की परंपरागत जीवन शैली अपनाकर सामाजिक पदक्रम में ऊपर उठ जाता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपने नेक्स्ट वीडियो देखी होगी वैसे तो तभी आप यहाँ तक पहुँचे होंगे। तो आपको मैंने संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण के बारे में अच्छे से बताया है, अच्छे से पढ़ाया है, तो आपको इसमें कोई ये नहीं होगा कि हाँ हमें नहीं पता है। तो शुरू करते हैं। ये उच्च जातियाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, यहाँ तक कि वैश्य भी हो सकती हैं। दूसरी ओर भारत के संदर्भ में पश्चिमीकरण का अर्थ है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन की उस प्रक्रिया से है जो भारत में अंग्रेजी शासन के फलस्वरूप प्रारंभ हुई, अंग्रेजी शासन के दौरान जो शुरू हुई, जो
अंग्रेजी कैसे परिवर्तन जो आया, व्यक्तियों और समूहों ने अर्थव्यवस्था, राजनीति, शिक्षा, पोशाक, शिष्टाचार, प्रथाओं आदि में अंग्रेजी आदर्श अपनाने प्रारंभ कर दिए। तो अंग्रेजी जो भी चीज़ें थी, पोशाक से लेकर शिक्षा तक, सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं अपनाया जाने लगा। ये इन लोगों द्वारा पश्चिमी शिक्षा ग्रहण करने और आधुनिक व्यवसाय में प्रविष्ट करने का परिणाम था। कहीं ना कहीं अब जो पश्चिमी शिक्षा थी, अंग्रेजी जिसे कहते हैं, और जो भी व्यवसाय थे वो कहीं ना कहीं अब इसको अपनाया जाने लगा था। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया यूरोपीय लोगों के आगमन से पहले से हो रही थी। जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया थी, जब यूरोप के लोग आए भारत में, उससे कहीं ना कहीं पहले से हो रही थी, परंतु ये धीमी और क्रमिक थी, बहुत धीरे थी। इसका कारण यह था कि अर्थव्यवस्था तुलनात्मक रूप से स्थिर थी। जो अर्थव्यवस्था थी कहीं ना कहीं वो स्थिर थी, इतना ज़्यादा विकास कह सकते इतने ज़्यादा नहीं हो रहा था, विकास इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था, और जनसंख्या का आवागमन बहुत सीमित था। लोग इधर से उधर नहीं जाते थे क्योंकि यातायात जो संसाधन थे वो कहीं ना कहीं सीमित था। लोग ज़्यादातर जो वाहन थे इतने पहले प्रोवाइड नहीं हुआ था। तो जब अंग्रेज लोग आए, जब अंग्रेज शासन, जब प्रशासन हुआ, तो कहीं ना कहीं इसका विकास किया गया। तब उसके बाद कह सकते हैं जो परिवर्तन आया खान पान में, लोग अब इधर से गांव से शहर में जाने लगे, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं खो चुकी थी। और पहली बात की जाए तो ये सीमित था। इसके अतिरिक्त व्यक्तियों के बड़े पैमाने पर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाने के विरुद्ध कठोर कानूनी और अनुष्ठानिक मान्यताएं थी। इधर से दूसरे क्षेत्र में जाना या दूसरे क्षेत्र से इस क्षेत्र में आना, तो कहीं ना कहीं एक अनुष्ठानिक मान्यताएं होती थी। उदाहरण के लिए प्रत्येक जाति को एक विशेष व्यवसाय से पहचाना जाता था, जैसा कि धोबी, नाई, कुम्हार आदि। इन सबको एक व्यवसाय की कौन से कार्य करते हैं उसके आधार पर इन्हें पहचाना जाता था। और इन जातियों को प्रत्येक परिवार जजमानी प्रथा के अंतर्गत एक परंपरागत मालिक की सेवा करता था। तो कह सकते हैं सेवा करना होता था। परंपरागत तौर पे कहा जाए कि जो बड़े बड़े लोग होते थे, ब्राह्मण हुए या और राजा लोग हुए, तो कहीं ना कहीं इनकी सेवा करना होता था। इन वर्गों को परंपरागत व्यवस्था में कोई भी दूसरी जाति का व्यवसाय नहीं अपना सकता था, और इस प्रकार ये लोग अपने स्वयं के जातिगत व्यवसाय को छोड़ नहीं सकते थे। जो उनका खुद का व्यवसाय था उसको ये छोड़ नहीं सकते थे, जो परंपरागत था, बहुत पुराने समय से करते थे, इसी की वजह से इन्हें पहचाना जाता था, इसी जाति की वजह से। और कहीं ना कहीं इसको जाति का नाम भी दे दिया गया। और दूसरे स्थान पर नहीं जा पाते थे क्योंकि ये अपना कार्य करना पसंद करते थे, और दूसरे स्थान पर भी ये नहीं जाते थे जब तक कि विशेष परिस्थितियों में उन्हें ऐसे करने की अनुमति होती थी। जब तक कभी कोई परिस्थिति आ जाती थी तभी ये बाहर जाते थे, नहीं तो ये अपना कार्य ही करते थे। जो उनका परंपरागत व्यवसाय था उसी को ही ये करना पसंद करते थे। आगे पढ़ते हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान उपरोक्त बताए गए कारण संस्कृतिकरण की गति तेजी से बढ़ी। संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की प्रक्रियाओं के कारण भारत में पिछड़े वर्गों की जीवन शैली में परिवर्तन हुआ। तो जो पिछड़े वर्ग थे उनकी कहीं ना कहीं जीवन शैली में परिवर्तन हुआ। वो परिवर्तन किस आधार पर हुआ? खाने से लेकर पोशाक से लेकर हर चीज़ जो उच्च वर्ग के लोग अपनाते हैं, कहीं ना कहीं निम्न वर्गों के लोगों ने भी उसको अपनाना शुरू कर दिया था। तो कहीं ना कहीं यही कारण था। चाहे शिक्षा की बात की जाए तो अंग्रेजी जो शिक्षा है, ये पश्चिमीकरण कह सकते हैं, इन सब को अपनाया जाने लगा निम्न वर्गों के द्वारा भी। आगे पढ़ते हैं। राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में परिवर्तन। इस प्रक्रिया के साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था में भी परिवर्तन आया। जो राजनीतिक व्यवस्था थी इसमें भी परिवर्तन आया। अंग्रेजी शासन द्वारा विकसित राजनीतिक व्यवस्था ने भारतीय जनता को राजनीतिक हितों के मुखरण के लिए अधिक अवसर प्रदान किए, और विशेष उन लोगों को जो पश्चिमी शिक्षा ग्रहण कर चुके थे। तो कहीं ना कहीं राजनीति में जो एंट्री जिनको मिली वो कौन थे? जिन्हें अच्छी खासी पश्चिमी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त थी और ग्रहण कर चुके थे, उन्हें कहीं ना कहीं राजनीति में एंट्री मिल चुकी थी। पिछड़े वर्गों ने
पिछड़े वर्गों ने इस सुविधा का लाभ उठाया, और जो पिछड़े वर्ग थे उन्होंने इस सुविधा का लाभ उठाया। स्वतंत्रता प्राप्ति, वयस्क मताधिकार, वोट जिसे कहते हैं, वोट का अधिकार, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वयस्क मताधिकार और हाल ही में स्थापित पंचायती राज ने पिछड़े वर्गों की राजनीतिक शक्ति तक पहुंच बढ़ा दी। जो कह सकते हैं, जो पंचायती राज आया, जब पंचायत की शुरुआत हुई तो कहीं ना कहीं जो पिछड़े वर्ग के लोग थे इनको राजनीति में कहीं ना कहीं इनकी शक्ति को बढ़ा दिया गया। इस पहुंच के कारण संस्कृतिकरण के स्थान पर उच्च प्रशासन तंत्र और राजनीतिक शक्ति की परिस्थितियों के लिए मुकाबले होने लगा। तो कहीं ना कहीं अब कहीं ना कहीं कंपटीशन होने लगा दो वर्गों में, किसमें, उच्च लोगों की कह सकते हैं और निम्न वर्गों के लोगों में भी कहीं ना कहीं, तो कह सकते हैं जो उच्च वर्ग के लोग थे उनमें कहीं और निम्न वर्ग के लोगों में भी कंपटीशन बढ़ा। ऐसा नहीं है, कंपटीशन बढ़ा और कहीं ना कहीं राजनीति में उनकी शक्तियां भी बढ़ी। परिवर्तन के दो पक्षों का पिछड़े वर्गों के प्रत्येक संगठन अर्थात अनुसूचित जातियां, जो हरिजन जातियां हैं उनकी बात की गई है, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों के संदर्भ में अध्ययन किया जाएगा। तो इसमें बताया गया है, अब हम अनुसूचित जनजाति के बारे में पढ़ते हैं। जीवन शैली में परिवर्तन, जो अनुसूचित जनजाति थी आप इनको कह सकते हैं आदिवासी, और शॉर्ट में आप बात की जाए तो इन्हें आदिवासी कह सकते हैं। तो जीवन शैली में परिवर्तन की बात की जाए तो जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि इनकी जीवन शैली में दो परिवर्तन हुए। जीवन शैली में दो परिवर्तन हुए, पहला संस्कृतिकरण हुआ और दूसरा पश्चिमीकरण हुआ। किनमें? अनुसूचित जनजातियों में, आदिवासी लोगों में। तो दो परिवर्तन हुए, एक संस्कृतिकरण और दूसरा पश्चिमीकरण। तो शुरू करते हैं संस्कृतिकरण। देखो इतना इन्होंने डीप, मतलब इतनी बार इन्होंने बताया है कि अगर आपको एक बारी में समझ नहीं आता है तो आप दोबारा कितनी बार, देखो मैंने भी आपको बताया पिछले टॉप उसमें भी था संस्कृतिकरण के बारे में, और देखो फिर से इन्होंने संस्कृतिकरण के बारे में बताया अनुसूचित जनजाति में। तो आपको कितना समझने को मिल रहा है संस्कृतिकरण के बारे में, क्या आप भूल भी नहीं सकते, इतना इन्होंने दे दिया है। तो इसका लाभ उठाइए और समझने की कोशिश करिए। वैसे तो आपको इतनी बार ये आ चुका है कि आपको समझ अच्छे से आ चुका होगा। तो शुरू करते हैं। संस्कृतिकरण, सांस्कृतिक रूप से एक और अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित जातियों के मध्य दूरी सबसे अधिक थी। कह सकते हैं कि जो आदिवासी लोग थे और जो हरिजन लोग थे इनके बीच की दूरी बहुत अधिक थी। इनके मध्य जो बात की जाए तो इनके बीच दूरी बहुत अधिक थी। और दूसरी ओर समाज के समृद्ध उच्च जातियों से भी इनकी दूरी बहुत थी। जो समृद्ध वर्ग के लोग थे उनसे भी इनकी दूरी बहुत अधिक थी। जनजाति लोग पर्यावरण की दृष्टि से अलग थे। इन्होंने अपनी स्वयं की परंपराएं, प्रथाएं, आदतें और जीवन शैली विकसित कर ली थी। किसने? बोले किसने? तो जनजाति लोगों ने। इन सब के बावजूद अधिक प्रभुत्वशील और धनी सामाजिक भागों से पिछड़े भागों की ओर अर्थात जनजाति तक सामाजिक शक्तियां सांस्कृतिक तत्वों का हस्ताक्षर कर रही थी। तो कहीं ना कहीं जो शक्तियां थी वो कहीं ना कहीं एक इधर से, मतलब उधर, हस्ताक्षर मतलब होता है इधर से उधर जाना। तो कहीं ना कहीं हाथों हाथ कह सकते हैं ये इधर से उधर जा रही थी, ये परिवर्तन हो रहा था धीरे धीरे। इनमें से दो महत्वपूर्ण शक्तियां संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण थी जिनसे परिवर्तन हुआ। आगे पढ़ते हैं। अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की तुलना में, पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों की बात की जाए तो अनुसूचित जातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों की तुलना में अगर इनकी तुलना की जाए तो संस्कृतिकरण की विविध धारा से जनजाति लोग काफ़ी सीमा तक विलग रहे, मतलब अलग रहे। जनजाति लोग, आदिवासी लोग काफ़ी अलग रहे। इसके बावजूद उन्होंने सांस्कृतिक विचारों और मूल्यों का प्रभाव महसूस किया है। इस प्रभाव को पिछले कुछ दशकों में और अधिक गति मिली है। निस्संदेह ऐसे जनजातीय क्षेत्रों का बाहर के विश्व के संपर्क में आने से हुआ है। जनजातीय समुदाय के संस्कृतिकरण के सर्वाधिक सामान्य प्रभाव से यह एक है कि इसके कारण जनजातीय समाज
अधिक व्यापक जाति संरचना में एकीकृत हुआ है तथा व्यापक हिंदू समाज में इनका आत्मसंताकरण हुआ है। तो कहीं न कहीं हिंदू समाज में भी ये आए। कौन? जनजातीय वर्गों के लोग। इस प्रकार के एकीकरण अथवा सांस्कृतिक आत्मसमरण के अनेक उदाहरण हैं। पूर्व भारत के भूमिज मध्य प्रदेश के राजकोंड तथा पश्चिमी भारत के पातेलिया जाति संरचना में इस प्रकार के एकीकरण के कुछ उदाहरण हैं। ये एकीकरण सामान्यतः अनुष्ठानों अथवा जीवनशैली में परिवर्तन के आधार पर नहीं समझा जा सकता, बल्कि यह मूलभूत परिवर्तन का प्रमाण है। जो मूलभूत परिवर्तन हुआ है उसके प्रमाण है। उदाहरण के लिए जनजातीय लोगों का अधिक व्यापक मतलब होता अधिक बड़ा, तो अधिक व्यापक आर्थिक व्यवसाय में व्यवस्था में पूर्ण रूप से एकीकरण होना है। इसमें हमने संस्कृतिकरण के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं पश्चिमीकरण के बारे में। भारत में जनजातीय समुदायों में ईसाई मशीनरियों सक्रिय भूमिका अदा कर रही हैं। जो ईसाई मशीनरियां हैं ये सामाजिक परिवर्तन के माध्यम के रूप में काम करती रही हैं। धार्मिक मूल्यों को वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान करने के अस्तित्व नहीं अंतरिक्त है। धार्मिक मूल्यों को वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान करने के अंतरिक्त ये मशीनरियों जनजातियों समाज में अनेक नई विशेषताएं जैसे कि शिक्षा तथा आधुनिक शिक्षा सुविधाएं प्रारंभ करती हैं। तो कहीं न कहीं इनमें ये शिक्षा और चिकित्सा की बात की जाए, डॉक्टर की बात की जाए, तो कहीं न कहीं सुविधाएं यहाँ शुरू की गई। पश्चिमी शिक्षा के विस्तार तथा नए धर्म अर्थात ईसाई धर्म में परिवर्तन के कारण जनजातीय समुदायों में तेजी से पश्चिमीकरण हुआ। तो जो जनजातीय समुदाय था इनमें कहीं न कहीं तेजी से पश्चिमीकरण, जो भी पश्चिमीकरण तौर तरीके थे उनकी हर चीज़ों के तौर तरीकों को उन्होंने अपनाया जनजातीय समुदायों ने। ये प्रक्रिया किसी अन्य स्थानों की अपेक्षा उत्तरी पूर्वी के क्षेत्रों के जनजातीयों भागों में अधिक देखने में आई। तो कहाँ पे देखने में आई? ये उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के जनजातीयों भागों में ये अधिक देखने में आया ये परिवर्तन। मिजो, नागा व खासी आदि इस प्रक्रिया के कुछ उदाहरण हैं। तो आप एग्जाम्पल के रूप में कह सकते हैं कि जो मिजो है, ये नागा है, ये कहीं न कहीं जनजातियां हैं। तो ये खासी आदि ये प्रक्रिया के कुछ उदाहरण हैं। ये उदाहरण हैं जनजातियों भागों में जो परिवर्तन आया। बिहार के छोटा नागपुर के क्षेत्रों में भी जनजातीय लोगों ने ईसाई धर्म में परिवर्तन किया। एक और व्यापारियों, साहूकारों और अन्य के लिए जनजातीय क्षेत्रों के खुल जाने तथा दूसरी ओर सांस्कृतिक संपर्क बढ़ जाने के कारण जनजातीय सामाजिक संगठन खंडित हुआ। जो सामाजिक जनजातियों को जो सामाजिक संगठन था कहीं न कहीं वो खंडित हुआ। आर्थिक रूप से ये लोग भूमि से अलग होकर तथा कर्जदारी के कारण बहुत मुसीबत झेल रहे हैं। ये समस्याएं जनजातीय क्षेत्रों के बाहरी विश्व के संपर्क में आने से हुई है। तो जो बाहरी विश्व के संपर्क से ही कहीं न कहीं ये जो समस्याएं हैं जनजातीय क्षेत्रों में ये आई है। इस प्रक्रिया से इनका सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन भी बहुत प्रभावित हुआ। तो इनका जो सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की बात की जाए तो ये भी बहुत प्रभावित हुआ। मुख्य धारा में इनके एकीकरण का प्रश्न चर्चा का मुख्य विषय बन गया है। मोटे तौर पर इस दिशा में तीन विचारधाराएं हैं अगर मोटे तौर पर बात की जाए। पहली बात की जाए तो पहली विचारधारा इन्हें विलग ही रहने देना चाहती है। J.H. हटन और V. एल्किन इस परिस्थिति के समर्थक थे कि जनजातीय लोगों को अनियंत्रित सामाजिक और सांस्कृतिक संपर्क के दुष्परिणाम से बचाया जाए। जो अनियंत्रित है, जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, तो अनियंत्रित सामाजिक और सांस्कृतिक संपर्क के दुष्परिणामों से बचाया जाए। जनजातीय क्षेत्रों को अलग करने की इनकी नीति को राष्ट्रीय पार्क नीति, नेशनल पार्क पॉलिसी कहा गया। इनकी जो नीति थी कहीं न कहीं इसको क्या कहा गया? राष्ट्रीय पार्क नीति कहा गया।
दूसरी विचारधारा की बात की जाए तो जी.एस. धुर्य तथा अन्य कुछ सामाजिक समाज सुधारकों ने समर्थन दिया। तो किन्होंने? जी.एस. धुर्य तथा अन्य कुछ सामाजिक सुधारकों ने समर्थन दिया। इसके अनुसार जनजातीय लोगों को व्यापक सामाजिक संरचना में समावेश किया जाए। कि व्यापक मतलब बड़ी संख्या में इनको सामाजिक जो भी संरचनाएं हैं जो समाज में, उनमें इनको मिलाया जाए। सभी वर्गों में लोगों को इनको मिलाया जाए। बाद में धुर्य और एल्विन दोनों ने पहले की अपनी विचारधारा को त्याग दिया, और कहीं न कहीं जो धुर्य थे और एल्विन थे, इन्होंने अपनी जो विचारधाराएं थी इनकी, उसको इन्होंने त्याग दिया और एकीकरण की नीति का समर्थन किया कि इनको एक करके ही रहना जाए। तो एकीकरण की जो नीति थी, इन्होंने इसका समर्थन किया। एकीकरण की नीति का उद्देश्य की बात की जाए कि इनका उद्देश्य क्या था एकीकरण की, तो इनका उद्देश्य था जनजातीय लोगों को बिना उनकी विशिष्ट संस्कृति और सामाजिक संगठन को खोए हुए मुख्य धारा में लाना। कि मतलब इनकी जो संस्कृति है और जो भी इनके सामाजिक संगठन है, उनके साथ ही इनको मुख्य धारा में लाया जाए, ना कि इनकी संस्कृति को अलग किया जाए, ना ही इनको समाज के किसी संगठन से अलग किया जाए। तो उनको संस्कृति और सामाजिक संगठन दोनों को मिलाकर इनको मुख्य धारा में लाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में परिवर्तन की बात करें कि राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में राजनीति में परिवर्तन। तो अनुसूचित जनजातियों की किसकी बात कर रहे हैं? आदिवासियों की। तो अनुसूचित जनजातियों की राजनीतिक व्यवस्था पर परिवर्तन का प्रभाव अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आइए अब ये देखा जाए कि ये परिवर्तन क्या है। जनजातीय समस्याओं के प्रति अपनाई जाने वाली नीति और अनुसूचित जाति के प्रति अपनाई जाने वाली नीति में बहुत अंतर है। जनजातियों के मामलों में कई विशेष समस्याएं भी हैं। जनजातियों के मामले में ये कुछ तो इनकी भौगोलिक विलक्षणता है, भौगोलिक जहाँ पे रहते हैं जिस स्थान की बात की जाए तो भौगोलिक विलक्षणता है, और कुछ उनकी निर्जातीय अस्मिता के कारण उत्पन्न हुई है। जो उनकी बोलने की, जो उनके पहनावे की, तो कहीं ना कहीं निर्जातीय वही कहा जाता है जो उनके हर चीज़ को अलग करता हो दूसरे से, चाहे उसकी भाषा, बोली, वस्त्र, इसको कहते हैं निर्जातीय। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल अलग हो, ये कहीं ना कहीं कारण बना। इनकी विशिष्ट निर्जातीय अस्मिता की चेतना ने संगठित राजनीतिक कार्यकलाप को जन्म दिया है। जनजातीय सर्वप्रदेश की मांग, जनजातियों ने एक अलग देश की मांग की तथा राजनीतिक दलों का उदय जनजातीय समाज के राजनीतिकरण को निर्दिष्ट करता है। राजनीति में भी आए जनजातीय वर्गों के लोगों ने, और इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से नागा, खासो, गारो, मिजो जैसे जनजातियों ने, ये सारे जनजातियां हैं, जनजातियों ने अलग जनजातीय राज्य प्राप्त कर लिए। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अलग राज्य मांग की और इन्हें अलग राज्य मिले भी। ऐसी प्रक्रियाएं आज भी कुछ जनजातीय क्षेत्रों में चल रही हैं। बिहार, बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में अलग झारखंड राज्य की मांग इसका प्रमाण है। कि जो अलग झारखंड की मांग की गई, इसका प्रमाण यही है, क्योंकि जनजातियों के आधार पर ही, बोली भाषा के आधार पर ही कहीं ना कहीं अलग राज्य की मांग की गई। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण बात की जाए तो ये झारखंड है। इस आंदोलन के फलस्वरूप सन 2000 में झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। तो जो कब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ? तो 2000 में इसका निर्माण हुआ था, सन 2000 में। आगे बढ़ते हैं। इस भाग में हमने सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में अनुसूचित जातियों की विशेष समस्याएं और लक्षणों की चर्चा की है। हमने देखा कि संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के रूप में इनके सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन आए हैं। जो उनका सांस्कृतिक जीवन है, जो पहले तौर तरीके ये अपनाते थे, कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन आया है। फिर भी हमने इनकी राजनीतिक व्यवस्था और उसमें इनकी भूमिका में परिवर्तन का अध्ययन किया है। आइए अब अनुसूचित जातियों पर इन परिवर्तनों के प्रभावों की चर्चा की जाए। जो पश्चिमीकरण और जो संस्कृतिकरण जो परिवर्तन हुआ, ये अनुसूचित जातियों में किस प्रकार का रहा।
अनुसूचित जातियाँ जीवन शैली में परिवर्तन। अनुसूचित जातियों की जीवन शैली में कुछ परिवर्तन आए। यहाँ इन परिवर्तनों में से कुछ पर चर्चा की जाएगी। तो पहली बात करते हैं संस्कृतिकरण और चुनौती। जनजातीय समूहों की भांति अनुसूचित जातियों की भी अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि ये केवल एक समूह नहीं है, अपितु अनेक समूह हैं, क्योंकि ये अनेक जिलों में, अनेक राज्य में आपको ये मिलेंगे, ये अनुसूचित जातियाँ जो कि परस्पर प्रतिक्रमित हैं। इन लोगों को मंदिरों, नहाने के घाटों, कुओं तथा सार्वजनिक स्थानों से दूर रखा जाता था पहले, लेकिन दक्षिण भारत में और उत्तर भारत के कुछ भागों में इन्हें चप्पल, चतरिया, रेशमी वस्त्र आदि पहनने की अनुमति नहीं थी। इनकी महिलाएं शरीर के ऊपर के भाग पर वस्त्र नहीं पहन सकती थी। जातियां व अनुष्ठानिक निषेधों के द्वारा बहुत बड़ी संख्या में इन्हें नागरिक अधिकारों की मनाही थी। इन सब के बावजूद सामाजिक शक्तियां कार्य कर रही थी। जो समाज की शक्तियां थी वो कार्य कर रही थी और पारंपरिक काल में चाहे कितना ही सीमित हो, कुछ हद तक संस्कृतिकरण हो रहा था। तो कह सकते हैं पारंपरिक भी बात की जाए तो उसमें भी परिवर्तन हो रहा था। लोग उच्च वर्गों की तरह अपनी स्थिति को बनाने की कोशिश कर रहे थे, हरिजन वर्गों के लोग। अंग्रेजों द्वारा स्थापित नई अदालतों ने कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत प्रारंभ किया। अंग्रेजों ने जो अदालत के कानून बनाए, नए अदालत इन्होंने बनाया, कोर्ट्स बनाए इन्होंने अंग्रेजों के। जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो कहीं ना कहीं सबको समानता के समक्ष रखा गया कि सभी लोग समान होंगे। इस सिद्धांतों ने अनुसूचित जाति के सामाजिक जीवन में परिवर्तन की बाधा को दूर कर दिया। तो कहीं ना कहीं परिवर्तन की जो बाधा थी उसको इन्होंने दूर कर दिया, परंतु इससे उन्हें नागरिक अधिकार स्वयं ही प्राप्त नहीं हो गए, खुद प्राप्त नहीं हुए उन्हें नागरिक अधिकार। अब भी उन पर अनेक प्रकार के निषेध लगाए जाते थे। अभी भी कहीं ना कहीं अदालत आए, कानून आया, सबको समानता के आधार पर रखा गया, लेकिन कहीं ना कहीं इन पर अभी भी कोई ना कोई निषेध लगा होता था। तो निषेध लगाए जाते थे ताकि उन्हें निरंतर स्थिति में ही रखा जा सके। कई ऐसे कार्य पूरी तरह से इनको बराबर का नहीं किया गया, ऐसा इनको कर दिया गया कि ये निम्न स्थिति में ही रह सकें। कई ऐसे निषेध थे कि ये उसी स्थिति में बने रहें जो स्थिति में पहले हैं। चूँकि अनुसूचित जातियाँ उच्च जातियों पर आर्थिक रूप से निर्भर थीं, उच्च जातियों पर आर्थिक तौर पर निर्भर थीं, तो अंततः समानता के लिए इन जातियों के लोग कानूनी दावा पेश नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि पिछड़े वर्गों में प्रभुत्वशील जाति भी अनुसूचित जातियों द्वारा दिए गए समान परिस्थिति के दावे को कभी कभी समर्थन देती थी। जो प्रभुत्वशील थे, जो शक्तिशाली थे, पिछड़े वर्गों में भी बात की जाए, जो शक्तिशाली जनजाति थी, वो भी समर्थन नहीं करते थे अपनी जाति के लोगों को। जिनके पास काफ़ी धन पैसा होता था वो भी समर्थन नहीं करते थे अपनी जाति लोगों को, और कभी कभी समर्थन देती थी। नागरिक अधिकारों को व्यवहार में लाने पर उन पर शारीरिक हिंसा की जाती थी। जब वो व्यवहार में लाते थे कि हमारे ये अधिकार हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर शारीरिक रूप से उन पर हिंसा की जाती थी, उन्हें मारा जाता था अथवा इसकी धमकी दी जाती थी और उन्हें मारा भी जाता था। विशेषतः गाँव में ऐसा होता था, गाँव में ऐसा ज़रूर होता था कि अगर कोई कहता था कि हम कानून के समक्ष हमारे भेदभाव ना किया जाए या कोई भी ऐसी बात, तो कहीं ना कहीं उनको नीचे दिखाया जाता था, उन्हें मारा जाता था कि तुम हमारे बराबर होंगे। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वस्तुतः बहुत पहले 1930 के दशक में आदि द्विण अस्पृश्य द्वारा पारंपरिक असमर्थताओं के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन ने तमिलनाडु में कल्लर जातियों का क्रोध भड़का दिया था। तमिलनाडु में कल्लर जाति का क्रोध भड़का दिया था। पारंपरिक असमर्थताओं की उपेक्षा की परिणाम स्वरूप कल्लरों ने अस्पृश्य जातियों पर हिंसा का प्रयोग किया। कल्लरों ने अस्पृश्य जातियों पर हिंसा का प्रयोग किया तथा उनकी झोपड़ियां जला दी, खलिहान तथा संपत्ति नष्ट कर दी तथा उनके जानवरों को लूट ले गए जो उच्च जातियों के वर्ग के लोग थे। ऐसी घटनाएं आज भी बिहार, उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों के गांवों में घटती रहती है। इस प्रकार के संस्कृतिकरण अनुसूचित जातियों के लिए भी
अनुसूचित जातियों के लिए कभी भी सरल नहीं रहा है। ये इसलिए है कि जीवन शैली का संस्कृतिकरण अनेक पूर्वग्रहों पर निर्भर करता है। न्यूनतम आर्थिक और राजनीतिक शक्ति तथा ऐसी अनुष्ठानिक परिस्थिति जो बहुत निम्न हो आदि से ये पूर्वग्रह बनते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको बहुत नीचा दिखाना, इससे उनको उठने ही ना देना इनके वर्ग से, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति बन जाती है। जब ये उठना चाहते हैं तो इन्हें मारा पीटा जाता है, इन्हें उसी स्थिति में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। दूसरी ओर अनुसूचित जातियों की आर्थिक, राजनीतिक और अनुष्ठानिक परिस्थिति बहुत निम्न होती है। इस कारण संस्कृतिकरण इनके लिए दुष्कार हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो आपने पढ़ा कि जो हरिजन हैं उनमें अगर बात की जाए संस्कृतिकरण की, तो किस प्रकार उन पर अत्याचार होते हैं अगर वो उठना भी चाहते हैं तब। शिक्षा तथा गतिशीलता की बात की जाए तो इनमें शिक्षा और गतिशीलता का क्या महत्व रखता है, तो इसी के साथ साथ आर्थिक क्षेत्र में गतिशीलता के मार्ग बहुत संकुचित हैं। इसका कारण मुख्यतः निम्न साक्षरता तथा शिक्षा स्तर का है कि बहुत निम्न स्तर का शिक्षा व्यवस्था है और इनकी निम्न आर्थिक परिस्थिति के कारण शिक्षा सामाजिक गतिशीलता का एक प्रमुख मार्ग बन जाती है। अनुसूचित जाति जनसमूहों में शिक्षा के प्रति कड़ी मांग है। जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, हरिजन लोग हैं, इन जन समूहों में शिक्षा के प्रति कड़ी मांग है कि हमें शिक्षा चाहिए। भारत सरकार भी इस मांग को पूरा करने के लिए छात्रवृत्ति के रूप में पर्याप्त निवेश कर रही है। इन्हें वजीफा मिलता है, तो कहीं ना कहीं सरकार भी ये इनकी मांग को पूरा कर रहे हैं शिक्षा से। वस्तुतः अनुसूचित जातियों में कुछ समूह उन सुविधाओं का सक्रिय लाभ उठा रहे हैं जो कि सरकार ने उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए किए हैं। इन समुदायों के सदस्यों के लिए आरक्षित उच्च नौकरियों के पद योग्य उम्मीदवारों के अभाव में पहले भरे नहीं जा सकते थे। अब ऐसा नहीं होता और न ऐसा भविष्य में होने की संभावना है। इन प्रयासों के साथ साथ विशेषतः सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों की गतिशीलता के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन के कारण इनकी जीवन शैली में परिवर्तन की अपेक्षा की जा सकती है कि इन्हें प्रोत्साहन दिया जा रहा है और उनकी जीवन शैली में भी अब चेंज देखने को मिलते हैं। अनुसूचित जातियों के लिए सरकार द्वारा दिए गए अधिकांश लाभ सुविधाएं इनके एक छोटे समूह द्वारा ले ली जाती है। इस प्रक्रिया को सच्चिदानंद ने हरिजन अभिजन कहा गया कि जो कुछ सुविधाएं छोटे समूह द्वारा, जो भी सरकार सुविधाएं देती हैं तो एक छोटे समूह द्वारा ही ग्रहण कर लेते हैं, पूरा हड़प लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको हरिजन अभिजन कहा। अभिजन मतलब होता है जमींदार जैसे, तो अब हरिजन में अभिजन कहा किसने? सच्चिदानंद जी ने। भारत के सुदूर कोनों में अनुसूचित जाति जनसमूहों का अधिकांश भाग आज भी निर्धनता, शोषण का शिकार है। कहाँ पे? भारत के सुदूर कोनों में जो हरिजन वर्गों के जनसमूह लोग हैं वो अभी भी निर्धनता, गरीबी और शोषण के कहीं न कहीं शिकार हैं। आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जातियों की अभिव्यक्ति में भी कुछ हद तक वैधिवृत्ति है, जहाँ एक और इसमें उच्च जातियों के प्रतीकों को अपनाने की इच्छा है, वहीं दूसरी ओर पारंपरिक व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह की छुपी भावनाएं भी हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति अनुसूचित जातियों की उस नई पीढ़ी में बहुत आसानी से दिखाई देती है जो प्रजातंत्र और धर्मनिरपेक्षता के विचारों से सुपरिचित हैं। कुछ भागों में बहुत से संगठित प्रकृति वाले सामाजिक आंदोलनों जैसी प्रवृत्ति का समर्थन हुआ है। तमिलनाडु में आदि द्रविड़ों की बात की जाए तो तमिलनाडु में आदि द्रविड़ों के स्वाभिमान आंदोलनों ने पारंपरिक सामाजिक और अनुष्ठानिक व्यवस्था को चुनौती दी है। महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों के एक बहुत बड़े भाग ने बुद्ध धर्म अपना लिया है। जो हरिजन वर्गों की एक बहुत बड़ा भाग है, समूह मिलेगा बहुत बड़ा भाग, जिन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया है।
अनुसूचित जातियों के एक प्रमुख नेता भीम अंबेडकर द्वारा प्रारंभ किया गया नव बौद्ध आंदोलन वस्तुतः अनुसूचित जातियों के स्वाभिमान का दावा करता है, जो भीमराव अंबेडकर द्वारा शुरू किया गया था। तो कहीं ना कहीं नव बौद्ध आंदोलन जो था ये अनुसूचित जातियों के लिए एक स्वाभिमान का दावा करता है। हिंदू धर्म के इस अलगावित भाग को आकर्षित करने में बुद्ध धर्म अकेला नहीं था कि उन्होंने ही इसको आकर्षित किया। समाज के निम्न वर्गों से अनेक लोग इस्लाम, सिख, ईसाई की ओर भी आकर्षित हुए। कहीं न कहीं इस ओर भी लोग, निम्न वर्ग के लोग आकर्षित हुए और धर्म परिवर्तन किया गया। बहुत बड़ी संख्या में अनुसूचित जातियों ने वस्तुतः दक्षिण भारत में ईसाई धर्म अपना लिया। तो उन्होंने ईसाई धर्म को, बहुत बड़ी संख्या में बात की जाए दक्षिण की तरफ, तो उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया। इन धर्म परिवर्तनों के बावजूद इन लोगों को सामाजिक परिस्थिति में कोई विशेष लाभ नहीं मिला। अगर बात की जाए सामाजिक परिस्थिति की तो इन्हें कोई विशेष लाभ नहीं मिला। राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में परिवर्तन की बात की जाए कि राजनीति में इनका किस प्रकार परिवर्तन हुआ, तो अनुसूचित जातियों में राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में परिवर्तन के प्रभाव अत्यधिक महत्वपूर्ण हुए। आइए देखें कि परिवर्तन क्या है। तो परिस्थिति व्यवस्था जो स्टेटस है, परिस्थिति व्यवस्था अथवा आर्थिक क्षेत्र में गतिशीलता के अवसर बहुत सीमित हैं। दूसरी ओर नई राजनीतिक व्यवस्था ने अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आगे बढ़ने के लिए अनेक संभावनाएं खोल दी हैं। आज यदि अनुसूचित जाति का व्यक्ति आर्थिक अथवा सामाजिक रूप से उच्च परिस्थिति समूह का सदस्य नहीं बन सकता, फिर भी वह प्रभावशील राजनीतिक नेता बनने की आकांक्षा जरूर रख सकता है। और जहाँ तक अनुसूचित जातियों तथा आदिवासियों का प्रश्न है, आरक्षण का सिद्धांत इनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व का निश्चित तरीका है। इन्हें आरक्षण मिलता ही है। समाज के एक ऐसे वर्ग द्वारा राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ती दिखाई दे रही है। किसमें? राजनीति प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ती दिखाई दे रही है, जो कि अभी तक शक्ति की स्थिति से बाहर था। अभी कहीं न कहीं राजनीति से बहुत परे था, अब राजनीति में ये आ चुके हैं। इन लोगों ने अनेक चुनावों का अनुभव किया। राजनीतिक दलों, आंदोलनों, प्रचार आदि के बारे में इनकी जागरूकता बढ़ गई है पहले से। इन समूहों की युवा वर्ग जो हैं राजनीतिक संबंध विकसित करने में व्यस्त हैं। अब कहीं न कहीं जो युवा वर्ग है, जो पीढ़ी है, युवा वर्ग पीढ़ी है, वो कहीं न कहीं राजनीति में कहीं न कहीं बढ़ चुके हैं, विकसित हो चुके हैं। पंचायती राज की संस्था ने राजनीतिकरण की गति को बढ़ा दिया है। जो पंचायती राज संस्थाएं हैं जो पंचायत की, उन्होंने कहीं न कहीं राजनीतिकरण की गति को बढ़ा दिया है। स्वयंवासी सरकार के सभी स्तरों पर अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो सरकार ने इनको हर स्तर पर इन्हें आरक्षण का प्रावधान कर दिया है गया है कि इन्हें आरक्षण दिया जाएगा। इस भागीदारी के कारण अनेक पिछड़े वर्गों के समूहों के साथ संघर्ष और मतभेद पैदा हो गए। तो जो अन्य पिछड़े वर्ग थे, कहीं न कहीं अन्य पिछड़े वर्गों के समूह के साथ संघर्ष और मतभेद भी पैदा हो गए। जहां अनुसूचित जातियों की संख्या उच्च जातियों की हिंदू संख्या के बराबर है, वहां तनाव और यहाँ तक कि हिंसा भी सामान्य व्यवस्था का भाग बन गई है। कहीं न कहीं जो उच्च जाति के हिंदू हैं उनके बराबर ही अनुसूचित जातियां हैं। समूह की बात की जाए संख्या में तो अभी भी उसी के बराबर हैं, और वहाँ तनाव और यहाँ तक कि हिंसा भी सामान्य व्यवस्था का भाग बन गई है। हिंसा भी अब होती है। राजनीतिक व्यवस्था में अगर बात की जाए, राजनीतिक व्यवस्था में तो भागीदारी ग्रामीण या जिला स्तर की अपेक्षा राज्य स्तर पर अधिक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। कि राज्य स्तर पर बात की जाए तो अधिक आपको दिखेगा। अभी तक हमने सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में अनुसूचित जातियों की समस्याओं और विशेषताओं की चर्चा की। आइए अब हम देखें कि किस प्रकार अन्य पिछड़े वर्ग अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जीवन में परिवर्तित हुए हैं। तो हम अब जानेंगे पिछड़े वर्गों के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, हमने पहले क्या पढ़ा? पहले हमने आदिवासी अनुसूचित जनजातियों के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने हरिजन अनुसूचित जातियों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अन्य पिछड़े वर्गों के बारे में। तो अन्य पिछड़े वर्ग की बात करते हैं
अन्य जीवन शैली में परिवर्तन की बात की जाए इनमें, तो इस भाग में अन्य पिछड़े वर्गों की जीवन शैली में परिवर्तन की चर्चा की गई है। तो इसमें परिवर्तन की जो जीवन शैली है इनमें परिवर्तन की चर्चा की गई है। तो संस्कृतिकरण, पारंपरिक समाज में अन्य पिछड़े वर्गों का निम्न स्थान था, कह सकते नीचा स्थान था, परंतु वे अस्पृश्य नहीं थे, वो अस्पृश्य नहीं थे। जैसे अनुसूचित जातियां थी उस प्रकार ये नहीं थी, लेकिन जो इनका स्थान था वो नीचा था। इनमें से अनेक जातियां आर्थिक और राजनीतिक रूप से प्रभुत्वशील भी होती हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण मैसूर के ओकालिंगा हैं। मैसूर के एक ओकालिंगा हैं जिनका अध्ययन श्रीनिवास ने किया। अतः इन जातियों अथवा इनके कुछ भागों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की तुलना में अंग्रेजी शासन द्वारा प्रस्तुत नए अवसर पहले हथिया लिए। इन्होंने नए आर्थिक अवसरों से अधिकतम लाभ उठाया। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो अनुसूचित जातियां थीं या अनुसूचित जनजातियां थीं उनके जो सरकार उन्हें चीज़ें प्रोवाइड करवाती थी, करवाते थे, तो कहीं ना कहीं ये जो वर्ग थे कहीं ना कहीं ये हथिया लेते थे। अंग्रेजी शासन द्वारा प्रस्तुत नए अवसर पहले हथिया लिए गए। इन्होंने नए आर्थिक अवसरों से अधिकतम लाभ उठाया और ये लोग अपनी जीवन शैली के संस्कृतिकरण में सबसे अधिक रुचि रखते थे। मतलब उच्च वर्गों को जैसे पहनावा ओढ़ना हर चीज़ में ये ज़्यादा रुचि रखते थे ताकि अपनी भौतिक सफलता को सामाजिक स्वीकृति मिल सके। जो उनकी स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं सामाजिक स्वीकृति मिल सके, इन्हें वैसा ही देखा जाए। आगे पढ़ते हैं सामाजिक आंदोलन के बारे में। तो फिर भी इन लोगों ने अपने और उच्च जातियों के मध्य बहुत अंतर पाया, क्योंकि उच्च जातियां तेजी से पश्चिमीकृत हो रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो रही थी, अंग्रेजी की ओर बहुत ज़्यादा जा रही थी जो उच्च जातियां थीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जैसे उच्च जातियों ने न केवल पश्चिमी जीवन शैली को अपनाया, अपितु उन्होंने पश्चिमी शिक्षा को पूरी तरह गंभीरता से ले लिया और शिक्षा की उनकी परंपरा के कारण उन्हें ऐसा करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। इसका परिणाम ये हुआ कि पश्चिमी शिक्षा अधिकांशतः उन्हीं तक सीमित रह गई। उन लोगों तक ही कहीं न कहीं अंग्रेजी शिक्षा सीमित रह गई, उन्हीं लोगों द्वारा अपनाया गया। इस प्रकार केवल इन जातियों के सदस्य सरकारी नौकरी पा सकते थे और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा सकते थे। इस प्रकार इनमें व पिछड़ी जातियों के मध्य सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक दूरी अधिक बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं उच्च जातियों और जो पिछड़े वर्ग थे इनमें काफ़ी डिफरेंस आ गया था, क्योंकि जो उच्च जातियां थी इनके पास हर वो चीज़, शिक्षा की बात की जाए तो पश्चिमी शिक्षा इन्होंने बहुत पहले ही अपनाया और कहीं ना कहीं पश्चिमी शिक्षा जो थी इन्हीं लोगों तक सीमित थी और जो पिछड़े वर्ग थे इन तक ना पहुंच पाए। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में उच्च वर्ग के लोग ही उस पोस्ट पर बैठे और उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा आगे और बढ़ाई। लेकिन बात की जाए पिछड़ी जातियों में तो कहीं ना कहीं इनमें और अधिक दूरी बढ़ गई, क्योंकि इनकी स्थिति ऐसी नहीं थी। अंततः नई व्यवस्था में सामाजिक असमानता बहुत हद तक स्थायी हो गई। निम्न जातियों ने यह महसूस किया कि उन्हें अपनी सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए संस्कृतिकरण पर्याप्त नहीं है कि सिर्फ वो दिखावा करके या पहनावे तरीके अपनाने के कारण ही वो उच्च नहीं हो सकते। उन्होंने ये महसूस किया और सुधारने के लिए उन्हें संस्कृतिकरण पर्याप्त नहीं है। ये उन्होंने सोचा संस्कृतिकरण से उनको प्रशासनिक व्यवस्था में अच्छे वेतन, प्रतिष्ठा वाली नौकरी पाने में सहायता नहीं मिलती थी, क्योंकि इसके लिए शिक्षा ज़रूरी थी। अंततः इन लोगों ने इन नौकरियों के योग्य होने के लिए अंग्रेजी शिक्षा माध्यम में शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा विकसित की। इन्होंने भी अंग्रेजी शिक्षा को अपनाया और उसमें कहीं ना कहीं आगे बढ़े। ये वस्तुतः 20वीं शताब्दी के आरंभ में शुरू हुए पिछड़े वर्गों के आंदोलन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा संबंधी रियायतों की मांग थी कि हमें शिक्षा में रियायत मिलनी चाहिए। पिछड़े वर्गों की मांग थी। ये आंदोलन मद्रास, मैसूर, महाराष्ट्र में सबसे अधिक शक्तिशाली था, जहां उच्च शिक्षा, व्यवसाय और सरकारी नौकरियों पर ब्राह्मणों का पूरा एकाधिकार था। तो कहीं कहीं उच्च पदों पर, उच्च शिक्षा में, उच्च व्यवसाय में जो ब्राह्मण थे इनका सबसे ज़्यादा एकाधिकार था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पहले ही चीज़ों को पहले ही अपना लेते थे। इस आंदोलन की एक विशेषता ये थी कि ये जाति पर आधारित था।
जाति संगठनों ने अपने बच्चों की शिक्षा को अपने कार्यक्रम का महत्वपूर्ण भाग बना दिया। कहीं न कहीं ये जो आंदोलन था ये जाति पर आधारित था। शीघ्र ही ये महसूस किया गया कि शिक्षित युवकों को व्यावसायिक और स्नातकोत्तर मतलब ग्रेजुएट पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं मिल पाता था। जो ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं मिल पाता था क्योंकि वहाँ प्रवेश हाई स्कूल और कॉलेज के परीक्षा के अंकों के आधार पर ही मिलता था। ये स्वाभाविक है, ऐसे में ये लोग अपने आप को असहाय पाते थे क्योंकि इनकी तुलना में वे लड़के अधिक अंक पाते थे जिनके घरों में शिक्षा की परंपरा विद्यमान थी। तो जिनकी शुरू से घर में शिक्षा की बात चलती हो तो कहीं न कहीं उनके अंक ज़्यादा आते थे इनकी तुलना में। इसका दूसरा आयाम ये था कि प्राध्यापक, परीक्षक, अन्य सरकारी नौकर उच्च जाति समूह के थे। इसके कारण अनेक पिछड़े वर्गों में भेदभाव का जो भय था वो कहीं न कहीं बढ़ गया। अंततः इन लोगों ने विशेषतः दक्षिण भारत में गैर ब्राह्मणों के हितों को प्रोत्साहित करने व बचाने के लिए सभाओं व संघों का गठन किया। जो गैर ब्राह्मण थे उनमें कहीं न कहीं इन्होंने संगठन बना लिया और सभा बना ली। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में, स्नातकोत्तर अध्ययन में, ग्रेजुएट अध्ययन में तथा सरकारी नौकरियों में स्थान का आरक्षण इनकी प्रमुख मांग थी कि हमें मिलना चाहिए, हमें सरकारी नौकरियों में, और हमें अगर बात की जाए ग्रेजुएट अध्ययन में कहीं न कहीं हमें आरक्षण मिलना चाहिए। इनकी ये प्रमुख मांग बन गई। इस प्रकार ब्राह्मणों का प्रभुत्व था, ब्राह्मण प्रभुत्व का विरोध निम्न और उत्पीड़ित जातियों द्वारा नहीं हुआ, अपितु शक्तिशाली जो ग्रामीण प्रभुत्वशील जातियों के नेताओं द्वारा किया गया। ब्राह्मणों का विरोध कहीं न कहीं ये किया गया किनके द्वारा? शक्तिशाली जो ग्रामीण के लोग थे, प्रभुत्वशील जाति के नेता थे, उनके द्वारा किया गया था। जैसे कि आंध्र प्रदेश के कम्मा और रेड्डी, तमिलनाडु के कवेलाला, केरल के नायर, मैसूर के ओकलिम्बा या बिहार के यादव अथवा अहीर और कुर्मी आदि थे। तो कहीं न कहीं ये आए विरोध में कि हमें भी मांग हमारी ये है कि हमें चीज़ें मिलनी चाहिए, हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए हर उस संस्थान में, चाहे स्कूल की बात हो, कॉलेज या सरकारी नौकरियों में, तो हमें भी मिलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं राजनीति व्यवस्था के संदर्भ में परिवर्तन के बारे में कि राजनीति में इनमें क्या परिवर्तन आए। पिछड़े वर्गों की बात की जाए तो पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए, इनके विकास के लिए आरक्षण नीति पर आज काफ़ी विवाद है। आरक्षण नीति में आज भी काफ़ी बहस है। मंडल आयोग की रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद ये और भी बढ़ गया। ये विवाद इस बात पर नहीं है कि आरक्षण हो या ना हो, परंतु सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में आरक्षण के आधार पर विवाद है। तो सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में आरक्षण के आधार पर विवाद है। यदि इसे भिन्न स्तर पर ले लिया जाए, अगर अलग तरह से लिया जाए, तो सामाजिक परिवर्तन के व्यापक परिप्रेक्ष्य में सारा मुद्दा पिछड़ापन के आधार के इर्द गिर्द जुड़ा हुआ है कि हम पिछड़ेपन में आ जाते हैं, तो हमें ये चीज़ें मिलनी चाहिए। ऐसे भी लोग हैं जो ये मानते हैं कि जातियों के स्थान पर आर्थिक वर्ग के संदर्भ में आरक्षण होना चाहिए। जातियों के संदर्भ में बात की जाए तो आरक्षण जातियों के स्थान पर आर्थिक वर्ग के संदर्भ में आरक्षण होना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि जाति के आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, बल्कि आर्थिक तौर पे देखा जाए कि वो व्यक्ति के पास वो चीज़ें हैं, वो संसाधन उसे मिले हैं कि नहीं। गरीब के आधार पर देखना चाहिए कि वो व्यक्ति गरीब है तो उसे आरक्षण दिया जाए। वे ये कहते हैं कि जाति आधारित आरक्षण संविधान की मूल भावना के विपरीत है। तो संविधान की मूल भावना के बिल्कुल विपरीत है जाति पर आधारित जो आरक्षण मिल रहा है। संविधान गैर जातिवादी, असंप्रदायिक, समानतावादी समाज का आश्वासन देता है कि हम जातिवाद नहीं मानते हैं, गैर जातिवाद मानते हैं जिसमें जाति कोई महत्व नहीं रखता। असंप्रदायिक, कोई भी धर्म हम सांप्रदायिक नहीं मानते। असमानतावादी, समानता पर हम ये समाज का आश्वासन देता है। वह ये भी दावा करते हैं कि जाति व्यवस्था टूट रही है, जाति एवं पारंपरिक व्यवसाय के मध्य संबंध टूट रहे हैं। जो पारंपरिक व्यवसाय था जाति से जुड़ा, वो कहीं ना कहीं टूट रहा है। पिछड़ेपन की परिभाषा इसके स्वरूप और आधारों में परिवर्तन के साथ बदल गई है।
अंतः परिवर्तित स्थिति में भी किसी भी समूह को पिछड़ा और अथवा विकसित नहीं कहा जा सकता। परिवर्तित स्थिति में भी अगर बात की जाए तो किसी भी समूह को पिछड़ा अथवा विकसित नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त यदि जाति आधारित आरक्षण को बनाए रखा जाता है, अगर जाति आधारित आरक्षण दिया जाता है तो इसकी पूरी संभावना है कि आर्थिक और शैक्षणिक रूप से बेहतर जातियों के वर्गों द्वारा सभी लाभ हथिया लिए जाएंगे। अंतः पिछड़ेपन के आधार जाति न होकर आर्थिक श्रेणी होनी चाहिए। आर्थिक श्रेणी होनी चाहिए, जाति नहीं होनी चाहिए। अर्थात पिछड़ेपन का आधार आय पर डिपेंड करना चाहिए, सैलरी पर डिपेंड करना चाहिए। शिक्षा व्यवसाय के संदर्भ में वंचनाएं होनी चाहिए और इसलिए यह आरक्षण नीति का आधार भी होना चाहिए। जो लोग इस विचार के विरुद्ध हैं वह ये तर्क देते हैं कि जाति आधारित आरक्षण सामाजिक अन्याय को दूर करने के लिए किया गया था। जो इसका विरोध करते हैं कि जाति आरक्षण, जो वो कहते हैं कि जाति आरक्षण जाति के आधार पर होना चाहिए, वो ये बात कहते हैं, उनका ये मानना है कि जाति आधारित आरक्षण सामाजिक अन्याय को दूर करने के लिए किया गया था, न कि सिर्फ आर्थिक पिछड़ेपन को लेकर। उनका तर्क है कि पिछड़ेपन की समस्या शोषण एवं उत्पीड़न के लंबे इतिहास का परिणाम है, कि बहुत लंबे समय से ही उन पर शोषण हुआ, निम्न वर्गों पर शोषण हुआ, उन पर अत्याचार हुए, तो कहीं न कहीं लंबे इतिहास का ये परिणाम है कि इन्हें आरक्षण दिया जाता है। अतः पिछड़े वर्ग सामाजिक परिवर्तन एवं विकास की सामान्य प्रक्रिया में प्रविष्ट नहीं हो पाए हैं। इनके सामने शिक्षा व संसाधनों के अभाव की भौतिक बाधाएं नहीं हैं, अपितु इन्हें सामाजिक प्रतिमानों तथा विनिषेधों के रूप में असंख्य बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो कहीं न कहीं इनके पास भौतिक जो चीज़ें हैं, जो सामान संसाधनों की बात की जाए, ये समस्याएं नहीं हैं। इन्हें कहीं न कहीं पिछड़ा कह के इन्हें कहा जाता है कि पिछड़े वर्ग से हैं, तब इन्हें ये बाधाएं इन्हें महसूस होती हैं, तो असंख्य बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अंततः ये लोग जाति के आधार पर आरक्षण के पक्ष पर तर्क देते हैं कि जाति के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, जिसको एग्री करते हैं। इस प्रकार ये विवाद पिछड़ेपन के आधारों को निर्धारण करने पर केंद्रित है। व्यक्ति को इकाई मानने के पक्ष में राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय उच्च जाति अभिजन है। अंततः ये लोग आय अथवा शिक्षा में वंचना को पिछड़ेपन के एकमात्र आधार के रूप में महत्व देते हैं। इसके विपरीत राष्ट्रीय एवं क्षेत्र की बात की जाए तो पिछड़े वर्गों के अभिजन, जो पिछड़े वर्ग के अभिजन हैं, पिछड़े वर्गों के अभिजन जाति को इकाई तथा पिछड़ेपन का एकमात्र आधार मानने पर जोर देते हैं। तो आप समझे होंगे, मैंने आपको इन्हें चीज़ समझाया। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हमारी पूरी बुक जो है, ये पूरी बुक हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। तो हम नेक्स्ट बुक लेकर आएंगे। अभी हमारी 5 बुक चल रही थी, अब हम 6 बुक लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अब वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो तब समाप्त करते हैं। जल्दी से जल्दी प्रयास करूँगी मैं दूसरी बुक लाने का, मतलब 6वीं बुक।